नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 13 जून। तो आज कुछ द हिंदू की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बातचीत होगी। और एक चीज़ और समझिएगा कि करंट अफेयर्स का महत्व जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो प्रिपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपसे मैं हर रोज़ एक ही बात करता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स के ऊपर आप कम, बस ज़्यादा नहीं, 20 मिनट्स का भी अगर आप टाइम दे देंगे या आधे घंटे का भी टाइम दे देंगे तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। हम लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि कोई मैगजीन मिलेगी, मंथली मैगजीन, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि मंथली मैगजीन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और जब हमको किसी विषय के बारे में जानकारी, खासकर किसी मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हमको मैगजीन पढ़ने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई डेली आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको मैगजीन में पढ़ेंगे तो उससे आपके समझने की जो क्षमता है, और खास करके उसको पढ़ने की और उसको याद करने की जो क्वालिटी है, वो ज़रूर उसमें ज़रूर बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो इसलिए प्रयास किया करिए कि कोई ना कोई करंट अफेयर का वीडियो जो है आप रोज़ देखिए। ठीक है। और यूपीएससी प्री के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, खास करके पीवाईक्यू, उसको भी आप लगाने का प्रयास किए। या यूपीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसको भी करिए। मेंस आंसर राइटिंग भी करिए। और जो इसका फ्री पीडीएफ मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में क्या क्या हम आज डिस्कस करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकसभा में। जो इस बार का लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, उसमें यह देखा गया है कि पिछले 60 सालों में, पिछले 6 दशकों में मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन जो है, मुस्लिम्स का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, वो बहुत कम है, बहुत लोवेस्ट शेयर है। ठीक है। ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, लोकसभा का जो सेशन है वो जून 24 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। इसमें जो नए सांसद हैं वो सब क्या करेंगे, ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है। और इलेक्ट करेंगे किसको, स्पीकर को। ठीक है। तीसरा है, प्रधानमंत्री को जी G7 का जो समिट होने वाली, जो G7 देशों की मीटिंग होने वाली है, उसको जो है वो क्या करेंगे, अटेंडेंस उनकी होगी, वहाँ अटेंड करेंगे। और दूसरी चीज ये, अभी इस पर एक संदेह बना हुआ है कि जो उसके बाद एक पीस मीट होने वाली है, शांति समझौता एक होने वाला है, या शांति की जो मुलाकात है, खास करके यूक्रेन और रूस के बीच में जो समस्याएं चल रही हैं, उसके उसके रिजॉल्व के लिए, उसमें भारत अटेंड करेगा कि नहीं, इस पर अभी समस्या है, या इस पर अभी जो है एक प्रकार से संदेह बना हुआ है। एक स्टडी ने इंडिया को रैंक दिया है कि जो दुनिया भर में नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन है, उसमें दुनिया जो है, पूरी दुनिया में जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और बांग्लादेशी बांग्लादेशी जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, ठीक है, मोहम्मद यूनुस जी, उनको एक गबन केस में उनके खिलाफ जो है मामला चलाया जा रहा है, अभियोग उनके ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने एक कंपनी है, उसी कंपनी में कुछ पैसों के लेन देन के संबंध में धोखाधड़ी की है, उसके संबंध में उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है। और एक सर्वे में पता चला, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हाथी या एलिफेंट्स जो होते हैं, वो दूसरे एलिफेंट्स को उनके नाम से बुलाते हैं, या कुछ उनके जो बुलाने की जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक होता है। ठीक है। ये पूरा आर्टिकल्स है। चलिए अब पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि लोकसभा जो है, लोकसभा में जो मुस्लिम्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन वो कम हो गया है। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार जो 20 कुल मिलाकर 24 मुस्लिम प्रतिनिधि इस बार इलेक्ट हुए लोकसभा के इलेक्शंस में। और ये भी आपको बता दूं कि एनडीए जो सरकार है, जो इस बार तीसरे टर्म के लिए आई है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, उससे जीरो रिप्रेजेंटेशन है। मतलब एक भी मुस्लिम जो है ये एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ठीक है, ये समझिए। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से आए हैं, सबसे ज्यादा वो इंडिया ब्लॉक से हैं। ठीक है। इंडिया ब्लॉक एक गठबंधन है जिसमें कांग्रेस कांग्रेस सपा और कुछ और बहुत महत्वपूर्ण पार्टियां जो हैं एक साथ, खास करके तृणमूल कांग्रेस वगैरह शामिल हैं, जो यहाँ से जो है मुस्लिमों की जो संख्या है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। ये एक समस्या का विषय है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो मुस्लिम है उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा तो कम हुआ है।
अभी हम आगे ग्राफ में समझेंगे कि किस तरीके से उनके रिप्रेजेंटेशन में गिरावट आई है। और एक दूसरी स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया है कि जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाते हुए देखें तो 24 में से 21 एमपी जो है वो इंडिया ब्लॉक से हैं। ठीक है, अगर उसको भी हम और ज्यादा डिटेल में देखें तो द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक कांग्रेस हैड 9 मुस्लिम, मतलब कि कांग्रेस के पास कितने कितने रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम के, वो 9 है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से 9 लोग चुनकर आए हैं, 9 मुस्लिम चुनकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस से 5 लोग चुनकर आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो है वहां से 4 लोग चुनकर आए हैं। उसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वहां से दो दो लोग चुनकर आए हैं, और द नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वहां से एक। ठीक है, और एक AIMIM जो है एक पार्टी है हैदराबाद की, जिसके जो मुखिया हैं वो है असदुद्दीन ओवैसी, वो स्वयं चुनकर आए हुए हैं, तो वहां से वो अकेले हैं। और एक इंडिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जिसमें से एक है इंजीनियर राशिद फ्रॉम बारामूला, और मोहम्मद हनीफा जो कि लद्दाख से हैं। ये भी जो है चुनकर आई हैं, और ये संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 24। ठीक है, ये मामला है। और एनडीए गवर्नमेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि एनडीए जो है जो इस समय इसका तीसरा टर्म चल रहा है, वहां से कोई एक सिंगल मुस्लिम भी जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए, एक लिस्ट है उसमें देखिएगा कि 1952 में अगर बात की जाए कि 1952 में कितने मुस्लिमों ने रिप्रेजेंट किया था लोकसभा में, तो देखें तो 25 मुस्लिम थे टोटल। ठीक है, टोटल इस कम्युनिटी से 25 लोग थे। और अगर इनका परसेंटेज देखा जाए सांसदों में, तो सांसदों में इनका जो परसेंटेज था वो 5.11% था। 1957 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 23, 1962 के इलेक्शन में 26, 1967 का जो इलेक्शन हुआ उसमें 28, फिर 1971 के इलेक्शन में 28, 1977 के इलेक्शन में कितनी इनकी संख्या हो गई, 32। और अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इसमें 5%, इसमें 4, फिर इसमें 5.26%, इसमें 5.38%, 5.4, मतलब अगर देखेंगे तो ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे बढ़ रहा है। फिर जो है 1977 का इलेक्शन होता है, उसमें भी 32 लोग चुनकर आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, और यहाँ भी रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर जो है फिर आप देखते हैं कि 1980 का जब इलेक्शन हुआ, 1980 के इलेक्शन में उसी के आसपास में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम पर देखेंगे आप कि 49 लोग चुनकर आए, 49 मुस्लिम एमपी चुनकर आए, जो कि पूरे सांसदों का जो परसेंटेज था वो 9.04 था। 1984 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 45 लोग चुनकर आए, 45 मुस्लिम कम्युनिटी से आए, और ठीक है उसका परसेंटेज भी कितना था, 8.3%। अब आप आगे बढ़ते रहिए, देखिएगा 1989 में 33 है, और जब आप 1991 से 1996 की संख्या में, मतलब जब इसके समय में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 29 मुस्लिम है, और 5.37% इनका जो है परसेंटेज है। 1996 में 27 मुस्लिम चुनकर आए, और इनका परसेंटेज अब देख रहे हैं धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके इनका परसेंटेज जो है गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है उसमें। ठीक है, अब इस समय का देखेंगे 4.97% हो गया। 1998 का आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा 5.16%, फिर 1999 में 5.89%। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए की सरकार जो है उस टाइम पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन है वो उस टाइम पर जरूर आपको कम दिखाई देगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 2014 का आप एग्जाम्पल उठाइए, 2014 में 23 मुस्लिम चुनकर आए थे, और उनका परसेंटेज कितना था, 4.2, और जस्ट उसी के ऊपर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर कितने लोग चुनकर आए थे, 28%। और उससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2004 तक, तो उसमें आप देखेंगे 6.45%। ठीक है, अब 2019 में फिर एनडीए का सेकेंड टर्म आता है, 26 लोग चुनकर आते हैं, 4.79%, और 2024 में 24 लोग जो है चुनकर आते हैं, जो कि 4.42% है। ठीक है, अब अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो मेजर पार्टी में, मतलब जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे अगर उनकी तुलना कराएं हम 2019-2024 में, तो आप देखेंगे कि 2019 में जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो कितने कैंडिडेट उठाए थे, मतलब कितने कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस की तरफ से देखेंगे 34 लोगों ने चुनाव लड़ा, और चुनकर आए कितने लोग, 4 लोग।
बीएसपी, ठीक है, बीएसपी से 39 लोगों ने जो है चुनाव लड़ा और वो चुनकर कितने आए? 3। तो अगर हम सीधे एमपी की बात करें कि एमपी कितने थे, इधर देखिएगा, टीएमसी से 4, ठीक है, और ईएसपी मतलब सपा से जो है 3 लोग चुनकर आए, सीपीआई-एम जो है मार्क्सिस्ट जो पार्टी है वहां से एक, और सीपीआई आरजेडी डीएमके यहाँ से कोई भी चुनकर नहीं आया, और एनसीपी जो है ये है एक, और एआई अन्ना द्रमुक जो है वहां से भी कोई नहीं मिला, और बीजेपी से भी कोई नहीं मिला। अब वहीं अगर इनकी तुलना हम 2024 के इलेक्शन से कर लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 2024 के इलेक्शन में जो कैंडिडेट हैं कितने लड़े हैं टोटल, कांग्रेस से 19 लोग और जीत कर आए हैं कितने लोग? 7 लोग, ठीक है, बीएसपी से 37 लोग लड़े हैं और कोई जो है जीत नहीं सका। अब अगर वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से केवल एक कैंडिडेट को जो है टिकट मिला और वो भी हार गया, ठीक है। और अगर आप सपा की बात करें तो सपा को चार चार टिकट मिला 4 कैंडिडेट्स को, और 4 के चारों लोगों ने क्या जीत हासिल की है, ठीक है। और वहीं पर सीपीआईएम जो मार्क्सिस्ट है उसको 10 टिकट मिले लेकिन कोई जीत नहीं पाया। तो ये पूरा जो है पूरा मामला जो है ये मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन का है, ठीक है। और यही चीजें जो है आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, कि 2019 में केवल 19 कैंडिडेट जो है 65 कंस्टिट्यूएंसी में से 19 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जो है मुस्लिम कैंडिडेट एमपी बनकर चुने गए, ठीक है। और इस साल जो हुआ, इस साल अगर ये इस पूरे फिगर के बारे में बात करें तो इस साल जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो 22 हो गई हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका मामला हो गया है। चलिए, प्रधानमंत्री ने G7 मीटिंग अटेंड करनी है उनको, उसके बारे में एक आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उस आर्टिकल में क्या कहा गया उसको समझिएगा। अभी थोड़े दिनों पहले, लगभग 3-4 दिन पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया है, ठीक है, ओथ लिया है, और उसी के थोड़े दिनों बाद जो है अब ये इटली की तरफ जो है रवाना होंगे। क्यों? G7 मीटिंग के लिए। क्योंकि आपने आर्टिकल में बहुत थोड़ा टाइम पहले पढ़ा होगा कि इटली जो है उसने जो है भारत को न्योता दिया है कि आप आइए और जो है जून में जो होने वाली मीटिंग है उस मीटिंग को आप अटेंड करिए, ठीक है। अब इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी मुलाकात होगी जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो मीटिंग होने वाली है ये दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सुधार का काम करेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब जितने भी G7 के लीडर्स हैं, खास करके G7 कंट्री जो है उसके जो भी लीडर्स हैं उनको छोड़ करके और लोग भी यहाँ पर इस मीटिंग में आ रहे हैं। जैसे कि अब पहले तो ये समझ लीजिए कौन कौन सी ये जो G7 कंट्रीज हैं, खास करके कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है, ठीक है, ये सब छोड़ करके और भी देश जो है आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट, केन्या और मॉर्टानिया और सऊदी अरबिया, यहाँ के भी जो लीडर्स हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, खास करके साउथ अफ्रीका और ट्यूनीसिया, तुर्की, ठीक है, और यूएई, इन सभी जगहों के, इन सभी देशों के जो भी लीडर्स हैं वो आएंगे इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण मामला तो ये होगा कि जो एक शांति समझौता या शांति मीटिंग होने वाली है इसके बाद, इस G7 मीटिंग के बाद एक स्विट्जरलैंड ने एक आयोजित करवाई है शांति, एक प्रकार से पीस मीट, जिससे कि वो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कर सके, ऐसी एक मीटिंग करवाई जाने वाली है। उसके मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी भारत का पक्ष इसमें संदेह संदेह से भरा हुआ है, क्योंकि भारत ने अभी तक इसमें न तो ये कहा है कि हम इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और ना तो ये कहा है कि अब इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो इवेंट होगा इसमें नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत की तरफ से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको ये मौका मिलेगा कि इनका जो तीसरा टर्म है, मोदी जी का जो तीसरा टर्म है, उसमें वो कौन कौन सी ऐसी नई जो है डिप्लोमेसी या नई कुछ रणनीतियां जो बना रहे हैं या जो भी इनकी पॉलिसीज हैं उनको डिस्कस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो पीस मीट होने वाली है, ठीक है, इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन जो है उनको छोड़कर बाकी और जितने भी देश हैं उन सारे देशों के जो है जो मुखिया हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, ठीक है।
दूसरी चीज, अगर भारत के बारे में बात की जाए, भारत का और G7 की जो मीटिंग्स हैं उसके संबंध के बारे में अगर बात करें, तो ये भारत का 11th टाइम, मतलब 11वीं बार है ऐसा जब भारत को इनवाइट किया गया है G7 की आउटरीच के लिए। और अगर मोदी के बारे में बात करें तो मोदी का ये पांचवी बार है कि मोदी जी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज और, वो एक स्पेशल सेशन में भी भाग लेंगे, जो कि एक स्पेशल सेशन होने वाला है जो कि समर्पित होगा खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन, इन इन सारे क्षेत्रों के लिए जो भी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में भी जो है मोदी जी है जो हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये भी इसमें इंडिकेट किया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत है वो रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म करने के लिए जो मीटिंग होने वाली है उसमें हो सकता है वो पार्ट ले, लेकिन अभी भारत की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि जो G7 भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत का जो रेगुलर पार्टिसिपेशन होता है G7 समिट में, ठीक है, G7 जो कंट्रीज हैं उसमें भारत का रेगुलर पार्टिसिपेशन होता है। इससे ये बात साफ साफ पता चलती है कि भारत का जो स्तर है या भारत का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और पूरा देश जो है, पूरी पूरी दुनिया जो है, जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है, वो भारत को इस नजरिए से देखता है कि दुनिया में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो शांति से संबंधित हो, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो विकास या इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन से संबंधित हो, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित हो, उसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं पीस समिट के बारे में, जो कि स्विट्जरलैंड करवाने वाला है। इसमें G7, जितने भी G7 के देश हैं वो उसके सारे जो है लीडर्स इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सिर्फ मिस्टर बिडेन जो है, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनको छोड़ करके। और ये, और एक चीज और समझिएगा, इसमें जो है ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें अभी भारत ने जो है अपना पक्ष नहीं रखा है, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत ने अभी ये नहीं अनाउंस किया है कि वो किस लेवल के जो है पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, मतलब उस पार्टिसिपेशन में, उस कॉन्फ्रेंस में कौन हिस्सा लेने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लेवल होते हैं ना हिस्सा लेवल के, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर सकते हैं या फिर उससे नीचे विदेश मंत्रालय का लेवल हो सकता है, मतलब बहुत सारी ऐसी हायरार्किकल डेवलपमेंट्स होती हैं खास करके इंटरनेशनल रिलेशन में, कि मीटिंग किस स्तर पर होने वाली है। मीटिंग जो है, अगर यह मीटिंग बहुत सफल हो जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी अच्छी बात होगी। एक और बात हो गई कि इसमें यह भी देखा गया है कि जो मोदी जी हैं, जिनका ये तीसरा टर्म है, उनसे और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, अगर इनसे भी कोई बात हो, काफी अगर बात हो जाए तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और पूरी दुनिया बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस पूरी मीटिंग को देखेगी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि कनाडा ने भारत के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि जो भारतीय सरकार के जो एजेंट्स हैं वो कनाडा में उस टाइम पर रह रहे हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, उनको जो है उनको मरवाने का इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और जो कनाडा की डेमोक्रेसी है, वहाँ का जो लोकतंत्र है, उसको भी डिस्टर्ब करने का काम भारत कर रहा है। तो इन सारी चीजों, ये जो इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, अगर इन सारे इश्यूज को हल करना है तो ये मीटिंग उस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण लग रही है, ठीक है। ये जो खालिस्तान का इशू है ये काफी ज्वलंत मुद्दा इस टाइम पर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर भारत और कनाडा के बीच में भी रिलेशन को देखा जाए, अगर उसको सुदृढ़ करना है तो ये मीटिंग काफी आवश्यक है, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा G7 कंट्रीज के बारे में समझ लीजिए। जो G7 कंट्रीज हैं, या इसको आप बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेवन, इसीलिए शॉर्टकट में इसका नाम पड़ा हुआ है G7 कंट्रीज, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेवन जो है ये दुनिया भर के जो मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज है, मतलब दुनिया की काफी ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, ऐसे देशों के बारे में बात की जा रही है जो दुनिया भर में काफी ताकतवर हैं, ठीक है। जैसे कि कनाडा हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया। ये जो 7 देश हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं G7। क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं G7 कंट्रीज, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर हम इनके जीडीपी और या इनके इकोनॉमी की बात करें तो पूरी दुनिया या सबसे महत्वपूर्ण चीज है पॉपुलेशन। तो पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 10% तो अकेले G7 कंट्रीज का पॉपुलेशन है। ठीक है, पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसमें G7 का जो है 10% योगदान है। और दूसरा, जो पूरी दुनिया भर की जीडीपी है, जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 45% अकेले G7 कंट्रीज से ही वो होता है, कंट्रीब्यूट होता है। मतलब पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 45% तो G7 कंट्रीज से आता है। अगर आप मैप के आधार पर देखना चाहते हैं तो मैप के आधार पर आप देख सकते हैं, ये कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है ये, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, और ये आप हिस्सा देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। उसी में फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये जापान का है। इसी को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 या G7 कंट्रीज, ठीक है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में ऐसा बोला गया है कि इंडिया जो है या भारत जो है वो पूरी दुनिया में ये नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है, जो उसका उत्सर्जन हो रहा है, उसके उत्सर्जन में पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर आता है। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशन एक प्रकार से होता है, क्योंकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, बहुत खतरनाक ग्रीन हाउस गैस होती है। और आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो धरती के तापमान को बढ़ाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती हैं। अब आप थोड़े ऐसे ही 2 मिनट में समझ लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये वायुमंडल है, ठीक है। ये क्या है, ये पृथ्वी है और इसका यह वायुमंडल है। सूरज की जो रेडिएशन, सूरज का रेडिएशन जो आता है वो जब धरती पर आता है तो फिर धरती से रिफ्लेक्ट होकर बाहर भी निकलता है, ठीक है। धरती से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर वापस बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गैसेज ऐसी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, या वाटर वेपर हो गया जिसको आप जलवाष्प बोलते हैं। ये सारी गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, इसी उष्मा या इसी रेडिएशन को ये सोख लेती हैं और उसको पर्यावरण के अंदर ही रहने देती हैं, ठीक है, उसको बाहर नहीं जाने देती। जिससे होता क्या है, जिससे धरती का जो तापमान है, उसके वातावरण का तापमान है वो बढ़ने लगता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। जैसे कि शीशे का घर, ठीक है, शीशे के घर में अगर उष्मा जा रही है, उसमें रोशनी जा रही है या हीट जा रही है तो उसके बाहर निकलने का कोई जगह नहीं होता। हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये गैसेस जो हैं वो इस पूरी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान करती हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड की जो कैपेबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसलिए इस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि एक ग्रीन हाउस गैस जो कि एटमॉस्फेयर को गर्म करने में बहुत ज्यादा योगदान देती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है ये। और तकरीबन 11% जो है, 11% नाइट्रस ऑक्साइड जो पूरे ग्लोबल लेवल पर बनती है वो मैन मेड इमिशन होती है, ठीक है। और 2020 में ये इंडिया ने इसको क्या किया है, इसको दूसरा स्थान हासिल किया और चाइना जो है इसमें पहले स्थान पर है। 11% तो भारत का है और 16% के साथ चाइना पहले स्थान पर है। अब अगर इसके मेजर सोर्स ऑफ एमिशन बात की जाए, मतलब कौन से ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहां से ये एमिशन, जहां से ये उत्सर्जन होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो इसका फर्टिलाइजर्स होते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका जो यूज होता है, उसके यूज के कारण नाइट्रस ऑक्साइड का ज्यादा एमिशन होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, 2022 में क्या हुआ, 2022 में जो नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, खास करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रस ऑक्साइड का, वो 25% से ऊपर पहुंच गया। 25% से ऊपर पहुंच गया, जो कि इंडस्ट्रियल एज, अगर हम इसका कंपैरिजन करें इंडस्ट्रियल एज, उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। और दूसरी चीज, कंपैरिजन में द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज 417 पार्ट्स पर मिलियन इन 2022। मतलब कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करें तो कितना था, 417 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये पूरा और जब धीरे धीरे करके इसका जो एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है और इसके एमिशन बढ़ने के कारण जो धरती का तापमान है वो और तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूदा स्तर है वो नाइट्रस ऑक्साइड से तो ज्यादा है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन
उसी के साथ साथ हमको ये करना है, हमको अब नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिशन है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं हमेशा कि इसमें हमेशा कार्बन की ही बात की जाती है कि कार्बन एमिशन को कम करना है। पूरी दुनिया में जो भी मीटिंग वगैरह होती है, जो भी ग्लोबल समिट होता है, उसमें हमेशा एक ही बात होती है कि हमको कार्बन का एमिशन कम करना है। नाइट्रस ऑक्साइड पर ध्यान कम रहता है, लेकिन हमको अब नाइट्रस ऑक्साइड पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन है वो मानवीय एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से तकरीबन 40% बढ़ गया है, ठीक है, 40% बढ़ गया है, जिसको आप अगर आंकड़ों में देखें तो 3 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनटीओ पर ईयर, मतलब कि 3 मिलियन, मतलब 3 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 30 लाख, ठीक है, 30 लाख मीट्रिक टन, ये बहुत बड़ी मात्रा है। 30 लाख मीट्रिक टन हर साल जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और पिछले 4 दशकों में, पिछले 4 डिकेड्स में हुआ क्या है, with growth rates between 2020 to 2022 higher than in any previous period since 1980, मतलब 1980 से देखा जाए तो 2020 और 2022 के बीच में जो एन टू ओ का जो एमिशन है, जो उसका उत्सर्जन है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से ही हम देखते हैं कि जो एन टू ओ का एमिशन होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से बाहर आता है, स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, जैसे कि एनिमल मैन्यूर, मतलब जो जानवरों की जो खाद होती है, जानवरों की खाद मतलब जो गोबर वोबर से खाद बनाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं एनिमल मैन्यूर, और कंट्रीब्यूटेड 74% ऑफ द टोटल एंथ्रोपोजेनिक एनटीओ एमिशंस इन द लास्ट डिकेड, मतलब पिछले 10 सालों में जो है 74% योगदान है एनिमल मैन्यूर और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का एन टू ओ के एमिशन में या उसके उत्सर्जन में। दूसरी चीज समझिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो एन2ओ का एमिशन होता है वो 6.4%, ठीक है, रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, खास करके रेडियो एक्टिव फोर्सिंग जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है, उसमें मानवीय योगदान भी लगभग 6.4% का है। और इससे होगा क्या, इससे तकरीबन 0.1 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है पृथ्वी का, वो ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये सारी जो क्या कहते हैं, ये जो रिपोर्ट है, ये खास करके नाइट्रस ऑक्साइड बजट पे जो है अलार्मिंग है, खास करके अगर हम अभी नहीं संभले, अगर हमने इस पर अभी नहीं ध्यान दिया तो आने वाले समय में ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे जो है चेंज क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने जो क्रॉपिंग सिस्टम है, जो फसल उगाने की हमारी अपनी प्रणाली है, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा मामला है आपका। अब एक और आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि बांग्लादेशी जो नोबेल प्राइज विनर है मोहम्मद यूनुस, उनके ऊपर एक अभियोग चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा घपला किया हुआ है, और वो तकरीबन 252.2 मिलियन टका, ठीक है, टका जो कि बांग्लादेशी मुद्रा है, जिसको अगर हम अपने मतलब डॉलर में देखा जाए तो वो तकरीबन 2 मिलियन डॉलर हो गया ना, 2 मिलियन डॉलर, इतना जो है अपने ही उनका एक कंपनी है जिसका नाम है उस टेलीकॉम कंपनी है, उसी का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं वर्कर्स वेलफेयर फंड, ठीक है, उसी फंड से इन्होंने इतने पैसों का क्या कर लिया है, गबन कर लिया है। अभी इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है और इनके ऊपर अभियोग चलाया गया है, मतलब वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और इन्होंने खुद ही कहा कि हम ऐसी किसी चीज में जो है इन्वॉल्व नहीं है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, इनको नोबेल पुरस्कार मिला 2006 में, ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला 2006 में। क्यों मिला, क्योंकि इनका विशेष योगदान था माइक्रो क्रेडिट बैंकिंग में, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट बैंकिंग में, या ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रामीण बैंक बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है, ग्रामीण बैंक जो होता है उसको बनाने में इनका बड़ा योगदान था। और इनका जो माइक्रो क्रेडिट बैंकिंग है वो भी बहुत उल्लेखनीय चीज थी, ठीक है, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। मोहम्मद यूनुस जो है, इनका जन्म 1940 में हुआ था चटगांव में, ठीक है, एक समुद्र का किनारा या बंदरगाह है बांग्लादेश का, ठीक है। और दूसरी चीज,
इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको समझ लीजिए। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बैंकर टू द पुअर, ठीक है। ये माइक्रो लैंडिंग एंड द बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड पॉवर्टी, मतलब गरीबी को मिटाने के लिए एक इन्होंने किताब लिखी है, ठीक है। दूसरी किताब इनकी है क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, ठीक है। हो सकता है आने वाले वर्षों में, या हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब मोहम्मद यूनुस जी ने लिखी है। तीसरी किताब है बिल्डिंग सोशल बिजनेसेस, और एक और बहुत महत्वपूर्ण इनकी किताब है ए वर्ल्ड ऑफ थ्री जीरोज, ठीक है। ये सारी महत्वपूर्ण इनकी किताबें हैं, और इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है, ठीक है। अब एक और लास्ट आज का जो आर्टिकल है उसमें क्या बताया गया है कि जो हाथी होते हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। देखिए, दो चीजें इसमें बताई गई हैं। इसमें तो ये बताया गया है कि एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान जानवर माने जाते हैं, और इनकी जो मेमोरी होती है, इनका जो याददाश्त होती है, बहुत शार्प होती है, बहुत तेज याददाश्त होती है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, मतलब कैसे समस्या समाधान किया जाए उसकी कुशलता के लिए इनको जाना जाता है। और खास करके ये इनका जो सोशलाइजिंग, खास करके इनका कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर, जो कि समाजीकरण या सोशलाइजेशन में इनका बहुत महत्वपूर्ण एक अपना हिस्सा है, ठीक है। बहुत सारे वर्षों से एक रिसर्च हो रहा था, ठीक है। उन्होंने स्टडी किया कि एलिफेंट जब बुलाते हैं, जब आवाज देते हैं, तो कई हाथी, कई एलिफेंट्स आते हैं उनके साथ जब ये आवाज देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि अगर एलिफेंट आवाज दे रहा है तो कोई पर्टिकुलर एक हाथी ही आ रहा है। इससे ये पता लगाया गया कि इनके पास ऐसी कोई कला होती है जिस कला की वजह से ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाथी को जो है बुलाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे तभी तो वो आपके पास आएगा। जैसे मान लो कि मैंने किसी को बुलाया, ठीक है, मैंने सबको बुलाया तो सब लोग चले आए। अब इतने लोग हैं, इसमें से मैंने किसी का नाम ले लिया, मान लीजिए किसी का नाम है ए, तो मैंने उसके नाम से बुलाया तो वो मेरे पास आया। तो ये रिसर्च किया जा रहा है कि जब हाथियों ने बुलाया तो एक बार तो हाथियों का झुंड आया, और एक बार कोई एक पर्टिकुलर हाथी आया, तो इसका मतलब कि इस हाथी ने उसके नाम से उसको बुलाया तभी तो उसके पास आया। यही इस रिसर्च का मेन जो है फाइंडिंग है कि हाथी जो होते हैं वो दूसरे हाथियों को नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि रिसर्चर्स ने एनालाइज किया कि जो इनके बोलने की एक, इनका जो बोलने का एक तरीका होता है, इसमें क्या होता है, ये जब बोलते हैं तो होता क्या है कि ये बहुत सारे हाथियों को, बहुत सारे एलिफेंट्स को एक साथ बुलाते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर कई बार ये ऐसा बुलाते हैं जिसमें केवल एक ही हाथी आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो पूरा इनका जो रिसर्च है, पूरा जो शोध है, ये एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं अम्बोसेली नेशनल पार्क, ठीक है। और दूसरा संबुरु नेशनल रिजर्व, वहां पर इन्होंने ये पूरा जो है अपनी स्टडी की, ठीक है। और दूसरी चीज, द स्टडीज फाइंडिंग इंडिकेट एलिफेंट्स एड्रेस वन अनदर विथ समथिंग लाइक अ नेम, मतलब कि जब एक दूसरे को बुलाते हैं तो नाम जैसा ही कुछ होता है जिसकी वजह से वो बुला लेते हैं या बुलाने में सफल होते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका मामला था आज का। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उन सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं। करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपके एग्जाम का। अगर आपका करंट अफेयर मजबूत है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं। आजकल तो 35 तक करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। इसलिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर का काफी अच्छा खासा हिस्सा होता है। और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर पढ़ते हुए आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।